आज हम बात करेंगे मोर रिसेंट स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। हम एटम के स्ट्रक्चर पे बात करेंगे और हम पहले भी एटम के स्ट्रक्चर पे ही बात कर रहे थे, लेकिन अब हम देखेंगे कुछ जो रिसेंट स्टडीज़ हैं, जो रिसेंट फाइंडिंग्स हैं, जिनसे हमें एटम के स्ट्रक्चर के बारे में मज़ीद एक्सप्लेनेशन मिलती है। अब तक जो हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में स्टडी कर चुके हैं, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा है, उसमें हमने क्या क्या देखा है। उसमें हमने जो है वो बात की है बोहर्स थ्योरी की। बोहर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें क्या पता चला था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, शेल्स में या ऑर्बिट्स में जो है वो क्या कर होते हैं, रिवॉल्व कर होते हैं। तो इन्होंने कंसेप्ट किया था किस चीज़ का, शेल्स का, या फिर हम कहते हैं ऑर्बिट्स का। और उसके अंदर क्या कर रहे होते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिवॉल्व कर होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। फिर हम देखते हैं कि 1926 में एक और साइंटिस्ट थे। इन साइंटिस्ट का नेम था श्रोडिंगर, और श्रोडिंगर ने जो है वो क्या दी थी, एक वेव इक्वेशन दी थी। वेव इक्वेशन, इसको हम ठीक करके लिख लेते हैं, वेव इक्वेशन। इस इक्वेशन से हमें क्या पता चला था, इस इक्वेशन से जो है वो इलेक्ट्रॉन की या जो मैटर है उसकी या एटम्स जो हैं उनकी क्या होता है, उनके बिहेवियर के बारे में पता चलता है, उनके स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है। और किस लेवल पे, बहुत माइन्यूट लेवल पे, यानी कि इतने छोटे और माइक्रो लेवल पे, यानी कि जैसे कि हम कहेंगे कि जो एटॉमिक लेवल होता है, यानी कि एटम्स के लेवल पे जाके, या फिर हम कहते हैं सब एटॉमिक लेवल पे। तो इस वेव इक्वेशन से जो है वो क्या, इक्वेशन से क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है बिहेवियर ऑफ मैटर। तो मैटर के बिहेवियर के बारे में किस लेवल पे, एटम्स की फॉर्म में या सब एटॉमिक लेवल, यानी कि जिस तरह से आ गए क्या चीज़, जिस तरह से इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो इनके जो है वो बिहेवियर के बारे में हम स्टडी करते हैं इस इक्वेशन के थ्रू। और इस इक्वेशन के थ्रू हम देखते हैं कि एक नई जो है वो हमारे सामने फील्ड आई, और जो वो फील्ड क्या थी, वो फील्ड थी क्वांटम मैकेनिक्स। अब क्वांटम मैकेनिक्स जो है इसमें हम क्या स्टडी कर रहे होते हैं, यही वेव इक्वेशन स्टडी करते हैं डिफरेंट एटम्स के लिए, और डिफरेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के, डिफरेंट एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो है वो हम स्टडी करते हैं वेव इक्वेशन को। और हम इसमें क्या देख रहे होते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या जो मैटर होता है, कोई भी जो मैटर होता है, इसमें जो इंफॉर्मेशन जो यूज़ की जाती है वो ये यूज़ की जाती है कि कोई भी जो मैटर होता है वो वेव के तौर पे भी एक्ट कर सकता है, इसकी वेव वाली प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, या वेव नेचर या वेव प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। और इसकी क्या होती हैं, इसकी जो है हम कहते हैं पार्टिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, यानी कि एक एक जर्रे यानी पार्टिकल्स के तौर पे भी ये अपनी जो है वो प्रॉपर्टीज़ या नेचर शो करेगा, और जो है वो वेव के तौर पे भी नेचर शो करेगा, कोई भी जो मैटर होता है। अब ये डिपेंड करता है इसके साइज पे, इसके मास पे, यानी कि इसके वजन पे डिपेंड करता है कि ये जो है वो वेव के तौर पे ज़्यादा एक्ट करेगा या पार्टिकल के तौर पे। तो जब हम देखते हैं ये क्वांटम मैकेनिक्स या जो इस इक्वेशन से हमें क्या पता चला, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में मज़ीद मालूमात पता चली, तो हम ये देखते हैं कि इससे हमें जो है वो एक और चीज़ पता चली कि हम देखते हैं कि जी जो इलेक्ट्रॉन है उसकी कहीं पे मौजूद होने के, एटम के अंदर कहाँ मौजूद होता है, इसके भी पता चला। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन गालबन कहाँ मौजूद हो सकता है। इलेक्ट्रॉन के लिए हमने ई और इसके ऊपर नेगेटिव साइन शो किया है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद हो सकता है, इस इक्वेशन से हमें, इसको अगर हम हल करें, इस इक्वेशन को सॉल्व करें, तो हमें इसकी इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की हमें ये भी पता चल सकता है कि ये कहाँ मौजूद हो सकता है। और इन सब चीज़ों के नतीजे में हम देखते हैं कि एक पिक्चर, एक हमने ऐसी एक पिक्चर इसकी जनरेट की इन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए, इन रीसेंट स्टडीज़ को यूज़ करते हुए, जिससे हमें जो है वो एक एटम की एक इस तरह की कोई पिक्चर सामने आई। और ये जिस तरह से आप पिक्चर क्या देख रहे हैं, इस पिक्चर में क्या मौजूद है, इस पिक्चर में आपको जो है क्लाउड्स से नज़र आ रहे हैं ना, ऐसा ही है कि ये क्लाउड्स वाइट क्लाउड्स से नज़र आ रहे हैं। बीच में देखिए बहुत थिक सा क्लाउड है, उसके बाद थोड़ा सा उससे कम थिक है, और उसके बाद जो बिल्कुल हम देखें थोड़ा सा डिस्पर्स, यानी कि थोड़ा स्प्रेड हुआ हुआ, थोड़ा सा फैला फैला सा जो है वो क्या है, क्लाउड है, वाइट क्लाउड इस तरह नजर आ रहे हैं। अब अगर हम इन वाइट क्लाउड्स की बात करें तो बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को शो कर रहे हैं, या ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को शो कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब है यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है कहाँ मौजूद हैं, इस चीज़ को जो है वो क्या कर रहे हैं, इसको जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये भी, इसके अलावा आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है ये वाले भी। तो ये क्या है, ये जो है वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर जो है वो मौजूद हैं, उनकी डेंसिटी कहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। जितनी स्ट्रॉन्ग होगी इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन
इलेक्ट्रॉन वहां पर क्या होगी, ज्यादा होगी। और इसी तरह आपको यहाँ बीच में स्पेस नजर आ रही है, तो देखिए अगर इसको हम किससे रिलेट करें, इसको हम बोर्स की थ्योरी से रिलेट करें, तो उसने भी ये कहा था ना कि बीच में एक न्यूक्लियस होता है और इर्द गिर्द क्या होते हैं, इर्द गिर्द जो होते हैं वो शेल्स होते हैं। ऐसा ही है, अब देखिए इसी तरह हमें नजर आ रहा है यहाँ पर बीच में जो है वो आ जाएगा न्यूक्लियस, और उसके इर्द गिर्द क्या है, उसके इर्द गिर्द जो है वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के जो है वो क्या है, शेल्स हैं। लेकिन शेल्स के लिए बाकायदा कोई थ्रेड या इस तरह कोई रास्ता नहीं बना होता, बल्कि जहाँ पर इनको फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी कि ये यहाँ पर मौजूद हो सकते हैं या नहीं, यानी कि हम देखते हैं कि इनको गालिबन ये यहाँ मौजूद होंगे या नहीं होंगे, इसको प्रोबेबिलिटी कहेंगे। तो ये जो है वो जहाँ पर ज्यादा होगी वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पाए जाएंगे। और हम ये देखते हैं कि स्टडी से, जो रीसेंट स्टडीज हैं उनके ज़रिए हमने क्या नतीजा निकाला, हमने ये कहा कि जहाँ पर 95% जो है वो प्रोबेबिलिटी हो क्या, किस चीज़ की, ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, ये हम पहले लिख लेते हैं। हमने कहा 95% प्रोबेबिलिटी या चांस हो कि कहीं पर इलेक्ट्रॉन मौजूद हो सकता है एक न्यूक्लियस के अराउंड, तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम कह देते हैं ऑर्बिटल। यानी कि इसका मतलब है शेल के अंदर भी और भी हमारे पास जो है उससे छोटे भी चीज मौजूद होती है, जैसे हम कहते हैं सब शेल। एक बोर्ड ने तो कहा ना शेल के बारे में कहा था, तो ये उसके अंदर आ जाते हैं सब शेल और उनको हम कहते हैं ऑर्बिटल्स। तो जिस तरह शेल होते हैं उनको ऑर्बिट्स कहते हैं, तो सब शेल्स होंगे तो उनको हम क्या कहेंगे, ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो शेल्स के अंदर जो है वो मजीद क्या आ जाते हैं, ऑर्बिटल्स आ जाते हैं या सब शेल्स आ जाते हैं। और ये पता कैसे चला, ये पता इस तरह चला कि जब मकनातीसी ताकत जो है, यानी कि मैग्नेटिक पावर जो है या मैग्नेटिक फील्ड जो है, जब वो हमने जो है वो एटम्स पे लगाई, उनको दी, तो क्या हुआ कि उसके अंदर जो है हमें मुख्तलिफ लाइंस नजर आई। तो वो जब लाइंस नजर आई तो पता चला जी शेल्स के अंदर मजीद क्या चीज़ मौजूद है, डिविजन्स होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सब शेल्स। तो हम देख लेते हैं कि जैसे जैसे हम एक शेल से दूसरे की तरफ जाते हैं, दूसरे से तीसरे की तरफ जाते हैं, तो उनके अंदर सब शेल की तादाद भी बढ़ती जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें शेल्स की, तो हमें पता है कि शेल्स कौन कौन से हैं। अगर हम यहाँ पे कुछ शेल्स की बात करें तो जैसे कि आ जाता है के, इसके अलावा क्या होता है एल, फिर क्या हो जाता है एम आ जाता है, एन आ जाता है, फिर ओ, फिर इससे सो ऑन हमारे पास मौजूद होते हैं। कि हमने फर्स्ट 4 शेल लिखे हैं। पहले के होता है न्यूक्लियस के फौरन बाद जो पहला शेल होता है इलेक्ट्रॉन्स का वो होता है के, फिर आ जाता है एल, फिर एम, फिर एन। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके अंदर ही जो के शेल होता है इसके अंदर जस्ट मौजूद होता है एस ऑर्बिटल। यानी कि जब के शेल को मकनातीसी पावर दी गई, मकनातीसी इसको फील्ड दी गई, मैग्नेटिक फील्ड दी गई, तो क्या हमने देखा कि इसमें जो है क्या होता है, इसमें जो है इसकी जो सिर्फ लाइंस आई वो कुछ लाइन स्प्लिट हुई। एल में जो है वो मजीद लाइन स्प्लिट हुई और हमने देखा कि एस भी आ जाता है और पी ऑर्बिटल भी आ जाता है। फिर हमने एम में देखा तो इसमें जो है वो एस भी आ जाता है, पी भी आ जाता है और साथ में डी भी आ जाता है। और उसके बाद एन में देखा तो हम देख रहे हैं कि इसमें एस भी आता है, पी भी आता है, डी भी आता है और उसके बाद एफ सब शेल या एफ ऑर्बिटल भी इसमें आ जाता है। इनकी लाइंस आती हैं, जब हमने इनको मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं ना, तो इनमें इनकी लाइंस आती हैं जिनसे पता चलता है कि इसमें कितने डिविजन्स हैं। तो हम यही देख रहे हैं कि इनके साथ साथ क्या हो रहा है, इसके अंदर डिविजन्स बढ़ती जा रही हैं और इसके अंदर सब शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ सब शेल्स। और जब नंबर ऑफ सब शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर इनको हमने नाम भी देने हैं, तो हम 1 2 3 4 नहीं देंगे, तो हमने जो एस दिया और फिर पी और उसके बाद डी और फिर एफ। और इसी में से अगर हम देखें तो एस सब शेल जो होता है ये इनमें से सिंपलेस्ट होता है, सबसे जो सिंपल इनमें से अगर हम देखें तो वो एस सब शेल होता है, क्योंकि इसके अंदर इसकी अगर हम देखें तो इसकी क्या होती है, इसकी जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है। इसकी शेप आ जाएगी स्फेरिकल। इसकी हम देख भी लेते हैं किस तरह से स्फेरिकल होती है। जैसे कि यहाँ पर आप देखें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई हुई है, किसमें ये दिखाई हुई है, हाइड्रोजन का जो है वो एटम है, इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई हुई है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जस्ट एक के शेल होता है और के शेल में क्या है, सिंपली एस जो है वो सब शेल मौजूद होता है। और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर जो ये जो है वो स्फेरिकल है, तो जो एस की शेप होती है वो क्या होती है, स्फेरिकल। इससे आगे आगे जाएं तो हमारे पास जो है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स आते जाते हैं। जिस तरह पी में अगर हम देखें तो स्फेरिकल नहीं होती, इसमें जो है वो हम देखते हैं इसकी शेप होती है डम्बेल।
जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, और डम्बल डम्बल हम यहाँ वो लिख देते हैं डम्बल, डम्बल शेप होती है। अब जिस तरह यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, लेकिन अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी किस तरह आ जाती है, ये आपको नजर आ रही है यहाँ पर किस तरह से, ये आपको नजर आ रहा है कि सिर्फ एक एक्सिस में अलोंग वन एक्सिस। इसी तरह इसका जो है वो दूसरे, यानी कि ये तो वाई एक्सिस में अलोंग वाई एक्सिस नजर आ रहा है। इसके अलावा या अगर हम यहीं से अगर कंपेयर करें तो आपको ये जो है वो अलोंग जी एक्सिस नजर आ रहा है। फिर अगर हम देखें तो एक इसी तरह डम्बल जो है वो अलोंग वाई एक्सिस भी होता है, और इसी तरह एक जो है वो क्या होता है, अलोंग एक्स एक्सिस भी होता है। तो ये तीन जो है वो पी के ऑर्बिटल्स होते हैं, कोई एक नहीं होता। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पी एक्स पी वाई पी जी तीन जो है वो इसमें डम्बल शेप जो है वो ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। तो पी के अंदर फर्दर जो है वो हम क्या देख रहे हैं, इसके अंदर जो है फर्दर जो है वो क्या मौजूद होते हैं, पी एक्स होता है, पी वाई होता है, पी जी होते हैं। तीन जो है वो उसके अंदर ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। इसी तरह अगर हम डी की बात करें तो इसमें 5 ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, और एफ की हम बात करें तो इसमें 7 ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि हम सिंपल सब शेल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएं, यानी कि जैसे जैसे हम हायर शेल्स की तरफ जाते हैं तो उनके अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो हैं वो भी इंक्रीज करते हैं, और जब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स या नंबर ऑफ सब शेल्स उसमें इंक्रीज करें तो उनकी जो है वो मजीद कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जो एक किसी भी एटम का स्ट्रक्चर है वो कोई सिंपल स्ट्रक्चर नहीं है जैसे कि बोहर ने बताया या रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के बारे में बताया, बल्कि ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जो कि डिफरेंट स्टडीज़ से, स्पेशली जो रीसेंट स्टडीज़ हैं उनसे इसको बेहतर एक्सप्लेन किया जा सकता है।